तो दोस्तों मैं ये एपिसोड दोबारा से री अपलोड कर रहा हूँ। एपिसोड नंबर 45। पिछली बार जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था तब इसमें मैंने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया था जिसमें मैंने उसका वॉल्यूम कम करना ही भूल गया था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं ये दोबारा से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो हियर वी गो। और हाँ, इसी तरह से बता दिया करो कमेंट सेक्शन में कि कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ इम्प्रूव करना हो या कुछ भी बात कहनी हो, कुछ भी बोलना हो, हमेशा बता दिया करो। तो चलिए अब इस एपिसोड को अच्छे से एंजॉय करिए बिना कोई बैकग्राउंड नॉइस के। मैग्ना और लक दोनों अपने अटैक को कंबाइन करके वेटो के वीक पॉइंट पे हमला करते हैं, पर सैडली वेटो उनके हमले को काफी आसानी से रोक देता है बिना कोई खरोच के। मैग्ना और लक दोनों पूरी तरह से घायल तो होते ही हैं एंड अपना इतना सारा माना यूज करने के बाद वो दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। यामी इन दोनों के एफर्ट्स के लिए कहता है कि ये दोनों ट्रू मैन हैं, असली मर्द हैं। वेटो कहता है तुम कितने कमजोर हो कीड़े कहीं के, मैंने तुमको एक चांस दिया और तुम बस इतना ही कर पाए। वो उन दोनों को मार रहा होता है पर आस्था उधर पहुंच जाता है। वो अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से उसको रोक देता है। वेटो कहता है हम दोबारा मिल गए, मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा जो तुमने लिक्ट के साथ किया था उसका। तुम्हारा भी इन दोनों कीड़ों की तरह हल होगा। आस्था अपनी दूसरी तलवार निकालता है और वेटो पे उससे हमला करता है। वेटो बच तो जाता है पर उसकी छाती पे एक कट लग जाता है। आस्था कहता है ये दोनों कीड़े नहीं है, मेरे सुपीरियर हैं, मेरे सीनियर हैं और मैं इनका जूनियर हूँ। इनका काम था तुमको हराना और अब इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वेटो कहता है ओह, तो ऐसा फील होता है एंटी मैजिक सोर्ड से चोट लगने पर। अगर तुम अच्छी तरह से मेरे ऊपर हमला करते तो मेरा कोई चांस नहीं था बचने का। इसका असर बाकी के जादूगर के घातक हमलों से ज्यादा है। आस्था वेटो से पूछता है तुम मैजिक स्टोन को इकट्ठा करके क्या करने वाले हो। वेटो उसका जवाब नहीं देता और कहता है तुम कचरे के समान हो, आओ और मेरे ऊपर पूरी ताकत से हमला करो और मैं तुम्हारा हल तुम्हारे इन दोस्तों की तरह ही करूंगा। कीटो अपनी एबिलिटी से देखता है कि इसने मेरे पिताश्री को भी हरा दिया। इसका पावर लेवल तो एकदम अलग लेवल का है। उससे बहने वाले जादू निरंतर उसकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो उसमें से माना बह रहा है बाहर की तरफ। जैसा आपको कलर दिख रहा होगा उसके चारों ओर उसकी बात चल रही है। वेटो कहता है मेरे पास काफी टाइम है मैजिक स्टोन ढूंढने का। मैं पहले तुम सबको खत्म करूंगा फिर उसको ढूंढूंगा मैजिक स्टोन को। बाहर जो लोग दिख रहे हैं उनको भी मैं मार दूंगा। कीटो की फैमिली इधर रहती है, सब लोग इधर रहते हैं, पूरा एक शहर बसा हुआ है इधर। वो कहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकता। वो आस्था के साथ मिलके उससे फाइट करता है। कीटो एंड आस्था काफी स्पीड में वेटो पे हमला करते हैं पर वेटो उनको आराम से संभाल लेता है। पहले तो वो आस्था में एक मुक्का देता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से बच के मैनेज करके उससे फिर दोबारा फाइट करने लग जाता है वापस से। फिर वो कीटो और आस्था को दोनों ही पीछे ढकेल देता है। आस्था सोचने लगता है जिस तरह से वो वेटो लड़ाई कर रहा है, क्या वो हमारी की रीड कर रहा है एंड मैं उसकी की तो रीड ही नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इतना तेज स्पीड से फाइट कर रहा है। आस्था कीटो से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा डांस मैजिक इतना पावरफुल है। जब तुम मेरे से फाइट कर रहे थे तब तुम होल्डिंग बैक कर रहे थे, पूरी ताकत नहीं दिखा रहे थे। कीटो भी बोलता है और तुम भी, मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक और तलवार है। वेटो उन दोनों को बुरा बुरा कहता है पर वो दोनों कहाँ पीछे हटने वालों में से हैं। वो फिर से उससे फाइट करने लगते हैं। वेनेसा को दूर से ही उन लोगों का माना फील हो रहा होता है। यामी ने सीरियस होके जो कहा कि फाइट करनी है इसलिए दारू ना पी के वो फाइट करने का फैसला करती है। तभी एक बंदा वेनेसा के पास आता है। फिनरल छुप रहा होता है। वो कहता है अगर मेरे को उस दानव ने देख लिया तो वो मेरे को मार देगा पक्का, और अगर मैं इसी तरह से छुपा रहा तो बाद में मेरे को यामी मार देगा। मैं करूँ तो करूँ क्या। चार्मी मस्त सो रही होती है एंड सपने देख रही होती है फूड के बारे में एंड एक क्रैब, एक केकड़ा उसको जगाने की कोशिश करता है। वो केकड़ा और कोई नहीं बल्कि ग्रे है। घोच कहता है मुझे ये गेम जल्दी खत्म करना है ताकि मैं अपनी मरी से मिलने जा सकूं। तभी एक बंदा आके घोच से कहता है ओए तुम कहीं नहीं जाने वाले, अब तुम्हारा सामना आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप के बेस्ट चेन यूजर से है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मरी नाम की जो भी लड़की है तुम उसको कभी दोबारा नहीं देख पाओगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। ऐसा बोल के वो घोच से कहाँ बचने वाला है। घोच जैसे ही मिरर मैजिक रिफ्लेक्ट रिफरेंस से अटैक करता है, वो बंदा अपने चेन मैजिक से घोच के मिरर मैजिक को तोड़ देता है। जैसे ही कोई भी बंदा अपना मैजिक यूज करता है, उस मैजिक स्पेल को कास्ट करता है, उस बंदे की जो चेन है वो उस मैजिक स्पेल का पता लगा लेती है और उस पर तुरंत हमला कर देता है। जैसे ही घोच अपना मिरर मैजिक यूज करता है, उस बंदे की चेन घोच के मिरर मैजिक को तोड़ देती है। फिर घोच अपने रियल डबल का इस्तेमाल करता है। वो चेन यूजर भी अपनी एक और चेन निकाल लेता है। घोच उस बंदे के चारों ओर अपने मिरर मैजिक से हमला करता है पर उस बंदे को एक खरोच तक नहीं आती, क्योंकि वो चेन को एक
एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। फिर वो बंदा दो बड़े बड़े लोहे के गोले से घोच पे हमला करता है। घोच उससे छुपने लगता है। एक बार तो वो घोच को ढूंढ लेता है। घोच उस पे हमला करता है। वो बंदा उसको आसानी से रोक देता है उस हमले को, एंड घोच फिर से छुप जाता है। इस चेन यूजर का डिफेंस एंड अटैक दोनों ही सही होता है। घोच सोच में पड़ जाता है कि इसकी बातें और देखने से तो ये काफी कमजोर लग रहा था, पर ये काफी ताकतवर है। जब तक ये मेरे को कमजोर समझ के अपनी हल्की सी नजर ना हटाए, मैं नहीं जीत सकूंगा। फिर घोच के पैरों के पास एक केकड़ा आता है। वो केकड़ा ग्रे होता है। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं उस बंदे से फाइट करने का। वो बंदा कहता है, बाहर आओ ब्लैक बुल के मेंबर, तुमसे यही उम्मीद थी डरपोक कहीं के। तभी घोच एंड उसका क्लोन कहता है, चुप करो। वो बंदा अपने चेन से घोच के क्लोन को तबाह कर देता है, एंड तभी घोच उसके पीछे आता है। बेवकूफ तो तुम हो। एंड घोच अपने एक फाइनल अटैक से उसको खत्म कर देता है। बाद में हमको पता चलता है कि ग्रे घोच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे घोच को मौका मिल जाता है पीछे से आके उस बंदे को खत्म करने का। उस बंदे को लगता है कि एक उसमें से एक रियल घोच है और एक उसका क्लोन है, पर एक्चुअली में एक होता है उसमें से ग्रे और दूसरा होता है घोच का एक क्लोन। और रियल घोच उसके पीछे से आके उसको खत्म कर देता है। ग्रे उल्टी फुल्टी हरकतें करता है। तुम हमारे जाल में फंस गए, फंस गए, फंस गए। घोच बोलता है, ये सब मेरे भेष बन के मत करो। घोच के पास कम मैजिक बचा होता है, पर फिर भी उनको बाकी दुश्मनों से लड़ना है। एंड ग्रे का ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक भी कुछ ना कुछ काम तो आएगा ही। ग्रे का पैर मुड़ जाता है, इसलिए घोच उसको अपने पीठ पे बैठा कर लेके जाता है। घोच कहता है, किसी और भेष में बदल जाओ, मेरे भेष में मत रहो। ओ हाँ, तुम केकड़े बन जाओ, उनके कई सारे पैर होते हैं, तुम आराम से चल पाओगे। वो बोलता है, उसके लिए मुझे मैजिक यूज करना पड़ेगा और हम मैजिक वेस्ट नहीं कर सकते, हमको बाकी दुश्मन से भी तो लड़ना है। ग्रे को पता होता है कि चार्मी किधर लेटी होती है, उनको ये तो नहीं पता होता कि वो क्यों सो रही है, उसको क्या हुआ है, पर उसका मैजिक काम आ सकता है, इसलिए वो उसको जगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो दुश्मन के जादू में फंस जाते हैं। दुश्मन ने जाल फैलाया था और घोच एंड ग्रे उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिसने कर लिया है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिधर हम एनीमे पर डिस्कशन करते हैं। आप उस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उधर हमको ज्वाइन करिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोनों चीज की। तो जाइए, इंतजार किसका कर रहे हो, ज्वाइन कीजिए हमें अदर सोशल मीडिया ऐप पर। दुश्मन ने एक टेम्पल मेज को भी पकड़ रखा होता है। घोच और ग्रे का मैजिक ड्रेन हो रहा होता है। जो दुश्मन का मैजिक होता है वो ग्रे और घोच की शक्ति, उनका माना चूस रहा होता है। धीरे धीरे उनका माना खत्म हो रहा होता है। घोच की ग्रिमोर भी जाल में फंसी होती है, इसलिए वो मिरर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। ग्रे तो रो रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता। घोच को कुछ ना कुछ सोचना होगा इससे पहले उसका सारा माना खत्म हो जाए। वो चार्मी को चिल्लाकर उठाने की कोशिश करता है, पर उसमें वो नाकाम रहता है, पर वो उसमें फेल हो जाता है। चार्मी नहीं उठती। अगर वो दुश्मन के जाल से छूट भी जाए तब भी ग्रे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक ही यूज कर सकता है। एक्चुअली में वो कोई भी ऑफेंसिव अटैक यूज नहीं कर सकता। घोच को आस्था की वही पुरानी बातें याद आती हैं जो आस्था ने उससे कही थी जब वो उस गुफा में बच्चों को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे। घोच आस्था से टीम वर्क के बारे में सीखता है कि उसको अकेले फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि साथ मिलकर फाइट करने की जरूरत है। फिर वो ग्रे से कुछ डिस्कस करता है। दुश्मन कहते हैं कि तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं, थोड़ी देर में तुम्हारा मैजिक खत्म हो जाएगा, फिर तुम यूजलेस होगे। घोच कहता है, इम्प्रेसिव, काफी सही मैजिक है तुम्हारे पास ओल्ड मैन। दुश्मन कहता है, मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरे को बूढ़ा मत बोलो। घोच के कहने पर ग्रे अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से एक पत्थर को मीट में बदल देता है, एंड देन घोच जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, ओए चार्मी, कोई तुम्हारा खाना चुरा रहा है। चार्मी का कोई खाना चुराए। चार्मी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। उसके अंदर का शैतान जाग जाता है, एंड वो 3 बड़े बड़े हिट मार के दुश्मन को ढेर कर देती है। फिर चार्मी उस मीट को खाने की कोशिश करती है तो वो उसको पता चलता है ये तो पत्थर है। चार्मी का सही कट जाता है इधर। घोच कहता है, जब चार्मी सीरियस हो जाती है उसका मैजिक पावर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर है। एंड वो ग्रे से भी कहता है, तुमने भी अच्छा काम किया, तुम और भी बेहतर कर सकते हो। मैंने पहली बार नहीं देखा ऐसा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज कर रहा है, कई बार देखा है, पर किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा जो ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर दे, चीजों का भी रूप बदल दे। तुम और हेल्पफुल बन सकते हो। ग्रे ने अपना पूरा माना यूज कर लिया, इसलिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल खत्म होने लगता है एंड वो अपने असली भेष में आने लगता है। ग्रे को हमने अभी तक उसके असली भेष में नहीं देखा, वो हमेशा किसी और भेष में ही रहता है। यहाँ तक कि ब्लैक बुल के जो मेंबर हैं उन्होंने भी उनको असली भेष में नहीं देखा, हमेशा उससे
किसी और बेस में देखा, जैसे कि वो मोटे वाले बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ग्रे के मैजिक का असर खत्म होने लगता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। ग्रे असलियत में एक लड़की है एंड वो इंट्रो टाइप की है। कोई उसको देखे उसको काफी एम्बेरेस्ड फील होता है, शर्म आता है, इसलिए वो बोलती है ये बहुत अपमानजनक है कि लोग मुझे मेरी असली रूप में देख रहे हैं। घोच कहता है मैं तुमको क्यों देखूंगा जब मेरे पास मेरी मरी है, मेरा सारा पावर रिस्टोर हो जाएगा मरी को देखकर। चार्मी घोच से कहती है सीरियसली ये बंदा ग्रे में हल्का सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। चार्मी के पूछने पर ग्रे अपनी एज बताती है, वो 24 साल की है, चार्मी से 5 साल बड़ी। घोच भी 19 साल का होता है और चार्मी भी 19 साल की होती है। अब घोच के पास बहुत कम मैजिक, ना के बराबर ही माना बचा होता है। आस्था एंड कीटो वेटो से फाइट कर रहे होते हैं। पहले तो वो दोनों एक एक बार वेटो पे अपना ब्लेड उस पे मार देते हैं जिसका वेटो पर कोई असर नहीं होता एंड उसके बाद वेटो दोनों को एक एक मुक्का मारता है, पर आस्था हार नहीं मानता और ना ही कीटो। वेटो कहता है इस तरह के बच्चों वाले अटैक से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आस्था कहता है नॉट येट, आई एम नॉट डन। वेटो कहता है तुमको देखकर मुझे घिन आता है, तुम ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा मुझसे फाइट कर रहे हो जिसको तुम छूने लायक नहीं हो। इधर वो एंटी मैजिक स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा होगा शायद, एंड तुम्हारे पास ज्यादा उम्मीद नहीं बची है क्योंकि तुम लॉन्ग डिस्टेंस रेंज अटैक में वीक हो एंड तुम उन चीजों के सामने कमजोर हो जाते हो जो जादू से नहीं बने, क्योंकि उधर एंटी मैजिक स्वॉर्ड ज्यादा काम नहीं करती लाइक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। वेटो बड़ा सा पत्थर आस्था पे फेंकता है, आस्था उससे बच जाता है एंड वेटो आस्था पे हमला करते हुए कहता है सेकंड ये है कि तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो पर उसके सामने नहीं जो फिजिकल स्ट्रेंथ मैजिक पावर से एनहांस्ड हुई हो, ऐसी फिजिकल एबिलिटी जिसको मैजिक पावर के साथ यूज की जाती हो। आस्था वेटो पे हमला करता है और वेटो आस्था को पकड़ लेता है। वो आस्था का हाथ पकड़ के उसको उठाकर रखता है और बोलता है एंड थर्ड की तुमको नहीं पता कब हार मारना है। तुम सोचते हो कि देर तक टिके रहने तक तुम लोगों को हरा दोगे, बस उन पे लापरवाही से हमला करते रहने पर। तुम सोचते हो कि देर तक टिके रहने तक तुम लोगों को हरा दोगे, बस उन पे लापरवाही से हमला करते रहने से इससे तुमको परमानेंटली जख्मी किया जा सकता है। डीमन स्लेयर स्वॉर्ड एंड डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। वेटो आस्था का हाथ दबा देता है, वो उसका हाथ तोड़ रहा होता है। आस्था चिल्लाने वाला होता है ऐसा लगता है, पर वो नहीं चिल्लाता। वो वेटो को काट कर कुछ बोलता है, क्या बोलता है कुछ समझ नहीं आता। उधर नोएल और कोहोनो पहुंच जाते हैं, वो वेटो पे हमला करके आस्था को छुड़ा लेते हैं। और जो आस्था ने अभी अभी कहा जो मुझे समझ नहीं आया, वो नोएल और कोहोनो समझाती हैं वेटो को कि उसने क्या कहा। इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, उससे पहले मेरे को आपको बताना है कि मैं एक एनीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दूसरे चैनल पर, उसका पहला एपिसोड चेकआउट करो, मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगेगा तो उसे कंटिन्यू करेंगे, वरना अपने ब्लैक क्लोवर में ही व्यस्त रहेंगे। जय हिंद।